सो यो रॉकर्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साउंड चैप्टर ऑफ क्लास 9th और इसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे जो आपका फेवरेट म्यूजिक होते हैं क्यों आपको कानों को सुनने में इतने सुरीले लगते हैं, और अगर उसी की जगह मैं गाऊं तो बहुत गंदे लगेंगे। अगर कोई लड़की आवाज में बोले तो बहुत ही प्यारी आवाज निकलती है, लेकिन उसी की जगह मैं सल्लू भाई बोले तो भारी आवाज निकलती है। तो ये सब स्टडी करेंगे कि भाई पिच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, साउंड अगर ट्रेवल करती है तो कितने अच्छे से ट्रेवल करती है। जब हम किसी आंटी से चटियाते हैं, जब गॉसिप करते हैं, तब हमारी आवाज में कितनी ताकत होती है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और फिकर नॉट, एक ही कंप्लीट ही म्यूजिक में, मतलब एक कंप्लीट ही लेक्चर में पूरा चैप्टर विद नोट्स, रिवीजन, एवरीथिंग खत्म कर लेंगे, सो दैट हमारे भाई लोगों को ज्यादा दिक्कत ना हो। सो सारे रॉकर्स, लेट्स गेट स्टार्ट। विद इन आई गेस कुछ मिनटों में क्लास खत्म हो जाएगी। उसके बाद वी विल ब्रिंगिंग विद द क्वेश्चन आंसर सेशन, फिजिक्स में लास्ट चैप्टर सीबीएसई बोर्ड के लिए। सो लेट्स रॉक एंड रोल, लेट्स सी व्हाट वी हैव। तो शुरू करते हैं अपना साउंड चैप्टर कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड का असर क्या होता है, साउंड वगैरह 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 कैसे दिखती है और कैसे फंक्शन करती है। ओके, तो सिंपल से आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें सिर्फ यही होगी कैसे आपको डिटेल में जाना है इसमें, ठीक है। हाउ वी विल गो टू द साउंड्स डिटेल, और कैसे हम पता करेंगे कि एवरीथिंग अबाउट साउंड विच इज बीइंग एक्यूमुलेटेड इन दिस चैप्टर, स्टार्टिंग से लेके लाइक पूरा एंड तक। आपको कुछ जगह लिखा दिख सकता है रिवीजन गाइड, बट एक्चुअली में रिवीजन गाइड नहीं है, ये आपका एक प्रॉपर सॉर्ट ऑफ कंप्लीट रिवीजन नोट्स है। और हर एक चीज रिवीजन मान लो, चाहे तो फॉर द रिवीजन और चाहे तो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मान लो। ओके, ये दोनों के लिए ये कंप्लीट लेक्चर है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाक से स्टार्ट करेंगे, जल्दी से खत्म करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं साउंड क्या होता है। साउंड जब आप किसी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से सुनते हो, गिटार से सुनते हो, साउंड का जो वेव स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। अगर डॉग हमारा साउंड करता है तो वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड प्रोड्यूस कर सकता है, और बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड उसमें जो चीजें आती हैं वो काफी अलग अलग होती हैं। ओके, एक इधर चीज है, ये चेंज है, ये चेंज, इन तीनों का एक वेव स्ट्रक्चर होता है और वो काफी ज्यादा डिफर कर सकता है। वेव स्ट्रक्चर इन द सेंस कि देखो, हर एक चीज को नापने के लिए एक हमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, एक न्यूमेरिकल चीज या फिर एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। जैसे आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये असल में साउंड का स्ट्रक्चर है। ओके, कहोगे सर साउंड का कैसा स्ट्रक्चर होता है? होता है भाई, जब भी साउंड मूव करते तो उसको हम लोग ग्राफिकली या फिर उसको डायग्रामेटिकली ऐसे शो करते हैं। और जितनी भी चीज आप अराउंड यू देख रहे हो, जितनी भी चीज वर्ल्ड में, उन सबको हम लोग किसी ना किसी एक पॉइंट से शो कर सकते हैं, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ, बाय द हेल्प ऑफ डायग्राम, पिक्चर, एनीथिंग। ओके, चलिए अब साउंड जो है वो प्रोड्यूस कैसे होता है और साउंड होता क्या, पहले तो ये जान लेते हैं। आपको दिख रहे होंगे ये दो टॉपिक, तो सबसे पहले आप ये जान लो। लेट मी गिव यू द व्हाइट लाइन। ओके, सो साउंड होता क्या है? सो साउंड आपको मैं चीजें बता, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली। ठीक है, सिंपल समझ लो, एनर्जी की फॉर्म होती है जो हम लोग को फील होती है सुनते वक्त। ओके, विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ hearing in our ears, in our ears. This is the normal definition of sound कि भाई एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एनर्जी आपको पता है कि कोई भी एक ताकत कब तक लग पा रही है, उसका कितना इफेक्ट आपको महसूस होता है, दैट इज एनर्जी। और ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हम कुछ सुन पाते हैं उसको हम बोलते हैं साउंड। ठीक है, अब साउंड प्रोड्यूस कैसे हो सकती है, यहाँ पे नॉर्मल से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एनर्जी है, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। वाइब्रेशन, जब भी किसी चीज में वाइब्रेशन होते हैं, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं तो आपको जो सुनाई भी दे रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा कन्वर्जन हो रहा है। लेकिन जब मान लो दो पीपल आर टॉकिंग विद ईच अदर, जब बात जब करते हो तो आपके अगल बगल जितनी भी एयर होता है, जितना भी एयर होता है, जितना भी मीडियम होता है, वो वाइब्रेट करना शुरू करता है। और बिकॉज ऑफ दैट वाइब्रेशन एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी क्रिएट होती है, उसको हम बोलते हैं साउंड। और वो फिर फ्लो होके एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ नॉर्मली फ्लो करते हुए चली जाती है। ओके, सो जब भी कोई चीज वाइब्रेट करती है उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी को शो करने का ग्राफ इसको कहते हैं कि किस यूज में हाउ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसमिटेड, और उसके बाद दो लोगों के बीच में एनर्जी को शो करने का, या फिर दो लोग जो परसीव करते हैं वो एक साउंड की एनर्जी होती है।
अब अगली चाहते हैं वेव्स एंड वाइब्रेशंस। वेव्स एंड वाइब्रेशंस क्या होता है? देखिए, पहली बात तो जान ली, जब भी किसी चीज का हाई वेव होता है उसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। और मान लो बाढ़ आ रही है, बाढ़ नहीं आ रही, कोई भी टाइड हो रही है या फिर सुनामी आ रही, तो जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं क्रेस्ट, यानी साउंड में भी आएगा, और नीचे का हिस्से को बोलते हैं ट्रो। ठीक है। अब जब भी हम लोग बोलते हैं देयर इज अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ क्रेस्ट एंड थ्रो, क्रेस्ट एंड थ्रो, क्रेस्ट एंड थ्रो। तो यही चीज बताती है कि हमारी जो आवाज निकल रही है, हाउ इज वाइब्रेटिंग द लाइक सराउंडिंग। कैसे आपको देखो, जब बेल रिंग कर रही है देखो एक फॉर्म ऑफ वेव्स क्रिएट हो रही है। ओके, आप जितना पास जाओगे आपको पास पास दिखेंगी, यहाँ पे सबसे ज्यादा होती, दूर जाओगे तो यहाँ पे वाइब्रेशन कम होता है। एक पॉइंट पे आते आते मान लो आप यहाँ खड़े, आपको ये सुनाई देना बंद कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बेल थी एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही वाइब्रेट करवा पाई, क्योंकि सर्टेन डिस्टेंस तक वाइब्रेट कर पाई पाई, इसीलिए एक सर्टेन डिस्टेंस तक ही आपको सुनाई देगा। अगर आप उस डिस्टेंस के बाहर खड़े होगे तो आपको उस बेल की आवाज सुनाई ही नहीं देने वाली। ठीक है। सेम गोस फिर सबका फेवरेट मर्दों का बहुत ही चहीता गिटार। जब गिटार बजता है तो एक सॉर्ट ऑफ वेव फॉर्म करता है जो हमें सुनाई देता है, और वो भी एक सर्टेन पॉइंट तक ही सुनाई देगा, बिकॉज जो वाइब्रेशन होती है सर्टेन दूरी तक ही होती है। वाइब्रेशन किस चीज की? एयर पार्टिकल्स की। तो अगर कहीं पे अगर एयर पार्टिकल्स नहीं है, जिसको हम बोलते हैं वैक्यूम, उसमें हमारा साउंड मूव ही नहीं कर सकता। जैसे तभी लोग बोलते हैं जब कोई स्पेस में जाएगा, अगर अपने स्पेस में आके बॉम्ब भी फोड़ दिया तब भी आपको उसकी वॉइस नहीं आएगी, बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन, क्योंकि वो ट्रेवल नहीं कर पाता। देन रिपल, देखो वाइब्रेशन हो रहा है, रेडिएशन, ये सब अलग चीजें सब पढ़ेंगे। ऐसे ट्रांसमिशन, इसमें भी रेडिएशन होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। एक्ोइंग, इसमें हम पढ़ेंगे, दिस इज ऑल्सो साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसके हेल्प से रेडार सिस्टम वर्क करता है। आपने देखा होगा ना, किसी की डायरेक्शन पता करनी होती है, सबमरीन को कैसे डायरेक्शन पता करनी होती है, तो वो सब एक साउंड का फॉर्म ऑफ एक्ोइंग होता है, उससे होता है। ठीक है। और ट्रेवल वगैरह सब बाद में देखेंगे। ठीक है। सो अब साउंड देखते हैं। साउंड क्या है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब अभी कभी जाओ, अपने जहां भी टेबल बैठो, कहीं बैठो, उसमें जोर से हिट करो। ओके, फटाक से हिट करो ऑन द टेबल। आप खुद ही फील कर लो कि अच्छा, हिट करने पे क्या हो रहा है, एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन निकल रही है। वो सर्टेन सॉर्ट ऑफ वाइब्रेशन ही आपको सुनाई देती है। ओके, सो जो वो वाइब्रेशन सुनाई दे रही, क्योंकि वो अगल बगल के एयर पार्टिकल्स को मूव कर, और जब एयर पार्टिकल्स मूव करें उनमें साउंड एनर्जी आएगी, और फिर वो आपके कान कैसे बनता है, एक मिनट, वो आपके कानों में ऑडिबल होगा, कानों में ऑडिबल होगा, तभी आपको उसको परसीव कर सकते हो। ठीक है, चलिए फटाक से डिटेल में आते हैं। सो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। Okay, sound is produced by the vibration of objects. Let me make it dark. Okay, sound is a form of energy that produces sensation of hearing, जो मैंने अभी समझाया। वाइब्रेशन क्या होता है? रैपिड टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का रैपिड टू एंड फ्रो मोशन करना ही हमारा वाइब्रेशन कहलाता है। उसका आगे पीछे हिलना, किसी भी चीज को हिलाओगे उसमें से आवाज क्यों आती है? क्योंकि वाइब्रेट करते हैं। एग्जाम्पल, वोकल को जब आप गाना गाते हो, सो यू आर वाइब्रेटिंग द एयर अराउंड। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे लोहे का होता है, उसको जब झंड से मारोगे तो वो अगल बगल की एयर को वाइब्रेट कराता है, तो इससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। देन स्ट्रेच रबर बैंड, ये भी जब हम लोग करते हैं, ये सर्टेन सॉर्ट ऑफ आवाज भी क्रिएट करता है और वाइब्रेशन भी लाता है। और फिर हमारे वोकल कॉर्ड्स, गिटार में आवाज आती है, तबले में जब हम लोग यहाँ पे बीट करते हैं तो अगल बगल की साउंड वेव्स को हिलाता है, सारे वाइब्रेशंस करता है। सो सिंपल सा है, अगर आप किसी भी चीज में वाइब्रेशन क्रिएट कर पा रहे हो, सो वो आपका साउंड क्रिएट कर सकता है, डिपेंडिंग कि कहां पर क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। अगला, ये और अच्छा डायग्राम देख लीजिए, प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैसे रहता है। ओके, सो वाइब्रेशन, मैकेनिकल वाइब्रेशन स्टार्ट द प्रोसेस। ठीक है, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ये बहुत ही अच्छे डीप में इतना प्यारा डायग्राम है ये, इससे आपको ध्यान समझ आ जाएगा कि कैसे आवाज बनती है। सबसे पहले आपने मान लीजिए बोला, ठीक है, यू स्पोक समथिंग, ठीक है, वाइब्रेशन निकली, उससे हमारी ऐसे साउंड वेव्स बनती हैं, ऐसे करके आपको हवा में नहीं दिखती हैं, बट ऐसे क्रिएट होती हैं। इन साउंड वेव्स को कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस कहते हैं। ठीक है, अभी डिटेल बताऊंगा। सो कॉन्टिन्यूअस वाइब्रेशन क्रिएट्स प्रेशर चेंजेस। जो हवा में प्रेशर, जब आप बोलते हो तो आपके मुंह से गर्म हवा निकलती है, क्यों निकलती? क्योंकि प्रेशर चेंज होता है। उसके बाद ला 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 ला, ये जो वाइब्रेशन होती है ये कहाँ पहुंचती है? हमारे ईयर्स में। सीधा जो वाइब्रेशन है हमारे ईयर पहुंचती है, जो हमारे ईयर ड्रम होता है, जिसको हम कभी कभार बोलते हैं ना कि कान का पर्दा, वो ईयर ड्रम माना जाता है कि वो फट गया। उसके बाद
बिकॉज ये जो कंप्लीट हमारा ईयर का स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर भी कभी का काफी बुक्स में इंपॉर्टेंट होता है बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो एनर्जी परसीव होती है वो ब्रेन भैया यहाँ पे लॉजिक लगाता है, ओके मुझे वाइब्रेशन मिल रहे हैं और मुझे इन वाइब्रेशन को एज अ फॉर्म ऑफ साउंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वो जब साउंड में कन्वर्ट होता है तब जाके आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि भाई अब मुझे अच्छे समझ आ रहा है। सो इन दिस वे हमारा ब्रेन सारे के सारे जो सिग्नल्स होते हैं साउंड को इसको इंटरप्रेट करता है और तब जाके हमें आवाज सुनाई देती है। अभी आप लोग मोबाइल फोन से, अभी आप लोग किसी मोबाइल फोन से या कंप्यूटर लैपटॉप से सुन रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? बिकॉज जब आपका जो आपका माइक्रोफोन है, जब आपका फोन का माइक्रोफोन है, लैपटॉप का माइक्रोफोन है, वो कन्वर्ट कर रहा है पूरी की पूरी साउंड एनर्जी को, अगर मतलब उसके जो उसका स्पीकर है उससे अगल बगल की एयर वाइब्रेट हो रही, तब जाके आपके कान को सुनाई दे रहा है। अगर वाइब्रेट नहीं हो रही होती तो आपको सुना ही नहीं देता। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल है डिस्टर्बेंस करना। डिस्टर्बेंस इज सराउंडिंग मीडिया। कोई भी सराउंडिंग, जब आप कोई चीज पत्थर फेंकते हो जमीन पे, कहीं भी आवाज क्यों आती? बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द सराउंडिंग। सो एनर्जी जो होती है ट्रांसफर होती है नियर बाय पार्टिकल्स में। देन देयर इज वन मोर थिंग, दैट साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम ओनली। हमेशा साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम चाहिए ही चाहिए होता है। अगर मीडियम नहीं है, जैसे आप खड़े, ये चिंटू खड़ा है, ये पिंटू खड़ा है, तो अगर ये इसको अपना सारी बातें सुनाना चाहता है तो बीच में एक मीडियम होना चाहिए, वो मीडियम यहां पर है एयर। ठीक है, और अगर बहुत तेज सुनाना चाहता है तो काम कर सकता है ना, ये एक टेबल को बीच में रख सकता है, चिंटू यहां कुछ बोलेगा, पिंटू यहां कुछ बोलेगा, ये दोनों जब बोलेंगे देन व्हेन दे विल स्पीक तो साउंड क्या होगा, और तेजी से ट्रांसफर करेगा, तो चिंटू को और तेज पिंटू की आवाज सुनाई दे जाएगी। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। सो साउंड ट्रेवल्स थ्रू मीडियम, स्पीड वेरीज बाय मीडियम डेंसिटी। सबसे धीरे एयर में चलता है साउंड, उसके बाद वाटर में चलता है, और लास्ट में सबसे फास्ट जो चलता है वो सॉलिड में चलता है। आपने ट्राई भी क्या किया होगा कि स्कूल में अगर आप टेबल के ऊपर अपना हेड रख के कुछ बोलते हो या फिर बगल वाला कुछ बोलता है, वो साउंड बहुत ही लाउड सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपली होता है बिकॉज साउंड जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा तेज ट्रांसफर करता है। तो अगर आप एक दो लकड़ी लगा दोगे एक दूसरे के मुंह के सामने, इसलिए करके लकड़ी लगा दोगे और यहां से ये बोलेगा, यहां से ये बोलेगा, तब साउंड सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी। ठीक है, चलिए, ओके। And then again the same thing, sound is made when an object vibrates. Vibrations are back and forth movement. Back and forth मतलब यूं 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 यूं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल से आप एग्जांपल देख सकते हो। ठीक है, अब जब बोलते तो कैसे? व्हेन वी स्पीक आर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट। हमारे जो वोकल कॉर्ड होते हैं ना, ये वाइब्रेट करते हैं, और जब वो वाइब्रेट करते हैं तो हम लोग एक फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, और बिकॉज वो फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं इसीलिए आप जब कोई ए बोलता है आपको ए सुनाई देता है, बी बोलते हैं बी सुनाई देता है, सी बोलते हैं सी सुनाई देता है। ठीक है, बिकॉज एक स्ट्रक्चर, आप जब अलग अलग चीजें बोलते हो, आपका जो माउथ होता है वो उसी हिसाब से डिजाइंड है, और अकॉर्डिंग टू दैट लाइक डिजाइन वी कैन एबल टू स्पीक व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू स्पीक ऑफ। क्लियर? चलिए ना, यहां से मेन चीजें स्टार्ट है। अभी तक तो बच्चों वाली चीजें, बट यहां से मैं इसलिए देख रहा हूं डायग्राम भी थोड़ा कम सुंदर हो गया। जैसे कम सुंदरता आ जाए, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू गो एंड वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द मेन थिंग। सो अब आता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। सिंपल सा एक चीज समझिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर द सिंपल सिंगल वेव्स which travel in the straight line. This is a simple sort of definition which you can understand. Okay, that means when the sounds travel, they travels in the form of linear structure. They form in the form of linear structure. और जब देखिए यहां से मान लीजिए किसी ने वाइब्रेशन किया, जब ये वाइब्रेट करता है तो एयर प्रेशर चेंजेस होते हैं, धार धार धार। जब ये एयर प्रेशर बहुत ही करीब होता है देन दैट इज सेट एज कंप्रेशन। जब ये दूर होते हैं तो दैट इज नोन एज रेयरफैक्शन, और जब फिर से पास आते हैं दिस इज नोन एज कंप्रेशन। ठीक है, एग्जांपल दे दूंगा अच्छा सा। मान लो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ठीक है, आपने इसको स्ट्रंग किया, स्ट्रंग मतलब यू हिट इट। ओके, सो जो आपकी वेव्स निकलेंगी वो इस फॉर्म में निकलेंगी। तो ये जो जगह है इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, जहां पे जो वेव का स्ट्रक्चर बहुत ही पास और यहां पे जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये है रेयरफैक्शन, और हमारा ईयर मान लो इधर है तो हमें यहां पे आवाज सुनाई देगी। सो व्हेनेवर समथिंग इज बीइंग स्ट्रंग
और उसको जब हिट करते हैं वो इसी फॉर्म का, इसी स्ट्रक्चर का एक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है, और दिस वेव स्ट्रक्चर इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इससे इजी तो कोई समझा नहीं सकता, बहुत इजी है, उससे समझ आ गया होगा। क्लियर? ठीक है, कि जब भी साउंड क्रिएट होता है तो ऐसे ऐसे मूव करता है, और उसमें जो पास होता है वो कंप्रेशन, जो दूर होते हैं दैट आर नोन एज रेयरफैक्शन। ओके, डेफिनेशन पूछे, आई होप कि आप लोग थोड़ा बहुत इंग्लिश तो जानते हो, नहीं जानते सिंपल, द पोजीशन इन द साउंड वेव वेयर the particles are close, these are known as compression, and where they are separated and like have a proper distance, then that is known as rarefaction। अलग तरीके से ड्रॉ करना तो अलग तरीके से मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो ये सारे पार्टिकल साथ में, ये कंप्रेशन हो गया, रेयरफैक्शन, एंड अगेन आई गॉट कंप्रेशन, एंड यहां दूर दूर दूर, दिस इज नोन एज रेयरफैक्शन। ओके, चलिए प्रोपोगेशन आप फिर से थोड़ा सा और समझा दूं, पहले इस चीज समझ लो। अब यहाँ पे जो डिटेल है, ये जो आपको दिख रहा होगा साउंड वेव्स, तो इसमें कुछ कुछ लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये हद हाल इंपॉर्टेंट है, इनसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं साउंड के, सबसे पहले होता है वाइब्रेशन, फिर आता है हमारा फ्रीक्वेंसी, फिर आता है एम्पलीट्यूड, पिच। आपने पिच के बारे में तो जरूर सुना होगा, अरिजीत सिंह की क्या पिच है, क्या वॉइस है, ठीक है। देन लाउडनेस भी वर्ड आपने जरूर सुना होगा, और कंप्रेशन, रेयरफैक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया। सो मैं इस पेज पे वापस आऊंगा, पहले थोड़ा आगे मेन चीजें जान लेते हैं। ओके, सो वही चीजें फिर से, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम सॉलिड लिक्विड्स गया। देखो इसी लेक्चर में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, इसी लेक्चर को एक बार पढ़ लोगे तो सब कुछ खल्लास, आगे कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। मैकेनिकल सिंपल मैं बता दूं, जो एक मीडियम में ट्रांसफर हो सकते हैं, बिकॉज इट पासिस थ्रू द मीडियम, इसलिए इसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। सिंपल, बहुत ज्यादा डीप में जाने का इश्यू नहीं है। Particles oscillate parallel to the direction of wave propagation, as I gave you the example। अगर यहाँ पे कुछ हो रहा है तो ऐसे 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 ही फ्लो करेगा, ठीक है। Then particles don't travel, only disturbance travels through the medium। This is also true कि जब कोई चीज स्ट्रंग होती है तो वो नहीं मूव कर रहे, जो उसके डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं वो आगे की तरफ मूव होकर दूसरी जगह पे पहुंचते हैं। क्लियर? वो एक, क्योंकि देखो एक डिस्टर्ब करता है वो दूसरे को करता है, दूसरा तीसरे को करता है, एक के नीचे एक सब जुड़ते चले जाते तो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। वही कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, जिसको डेफिनेशन चाहिए थी, कंप्रेशन रीजन ऑफ हाई प्रेशर डेंसिटी और रीजन ऑफ लो प्रेशर डेंसिटी, दिस आर नोन एज कंप्रेशन। और जो दूर दूर हैं, दीज आर रेयरफैक्शन। ओके, साउंड प्रोपोगेट्स एज सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। साउंड हमेशा इस फॉर्म में ट्रेवल करता है। मूविंग टू नेक्स्ट, ये है आपके कुछ कुछ स्ट्रक्चर, ये देख लो, आपकी जितनी भी साउंड है ऑल थ्रू द वर्ल्ड, जितनी भी साउंड है वो इसी किसी स्ट्रक्चर में निकलेंगे, अगर आप उनको ग्राफिकली और वेव के फॉर्म में पढ़ोगे तो, ठीक है। अब इसमें से बताओ म्यूजिक का कौन सा हो सकता है? एक म्यूजिक का ये हो सकता है, और जरा सोचो कौन से म्यूजिक के हो सकते हैं। ये भी थोड़ा म्यूजिक वाला ही लग रहा है, ये भी थोड़ा म्यूजिक। अब देखो, तो मैं बताता हूँ म्यूजिक सुरीला क्यों लगता है, ऑल्दो इसका टॉपिक बाद में आएगा, लेकिन मैं तब बताता हूँ म्यूजिक अच्छा क्यों लगता है सुनने में। जब किसी भी चीज का ग्राफ, लेट मी ड्रॉ, किसी भी चीज का ग्राफ काफी स्मूथ निकल रहा है, उसके कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में निकलते हैं, तब जाके म्यूजिक अच्छा लगता है। ओके, जब हमारे अरिजीत भाई साहब, जब हमारे अरिजीत सिंह गाते हैं, अब अरिजीत सिंह गाए और फिर मैं गाऊं तो डिफरेंस क्या है? बिकॉज मैं जब अपनी साउंड निकालूंगा उसमें पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, और पर्टिकुलर का पैटर्न नहीं होगा तो उससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। जब भी मैं गाऊंगा तो आप लोगों को गंदा लगेगा, लेकिन जब अरिजीत भाई गाएंगे देन ही हैव अ कंट्रोल, उनको अपनी आवाज पे एक सॉर्ट ऑफ कंट्रोल है, एक पैटर्न में वो निकालते हैं जिसकी उन्होंने सालों तक ट्रेनिंग ली है। अगर ये आप ट्रेनिंग लोगे तो आप साउंड उस फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं जो अलग अलग चीजों से आते हैं, कुछ गामा रेडिएशन से आते हैं, कोई किसी वेव फॉर्म से आते हैं, कोई किसी स्ट्रक्चर से आते हैं। सो ये बहुत सारे किस्म के, ये देखो ये जब हमारा रेडिएशन लीक होता है तब आते हैं, ये हमारा होता है सर्टेन सॉर्ट में। तो इसको गेम में देखा है, गेम में जब बहुत ज्यादा वाइब्रेशन होता है तब ऐसा करके ग्राफ आता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मेन चीज में जाते हैं। मेन चीज में बता दूं, एप्लीकेशंस मैं आपको आखिरी पढ़ाऊंगा, रेंज ऑफ हियरिंग आखिरी में, साउंड प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको ऊपर जो दिखाया था उसमें आते हैं। साउंड प्रॉपर्टीज क्या होता है? साउंड प्रॉपर्टीज एंड स्पीड ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी कहां गया रे बाबा? फ्रीक्वेंसी तो पढ़ाया नहीं बच्चों को, पहले आगे बढ़ जाएंगे क्या?
लॉस, ये आपके आखिरी में आएगा वेवलेंथ। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं साउंड वेव्स के। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। जब भी ये रहा आपका ग्राफ, पहले से उस ग्राफ को रट्टा मान लो, जो करना है कर लो, इसको जो भी मारना है मान लो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ। ठीक है, जब भी कोई साउंड वेव ट्रेवल कर रही है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, तो वो इसी तरीके का फिगर, इसी तरीके का ग्राफ बनाएगी। कैसे बनाएगी, ध्यान से देखिए। क्रेस्ट, मैं बताया था क्रेस्ट ऊपर वाला, ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट ट्रो, क्रेस्ट। अब जब ऐसा ग्राफ बनता है, सो ये जितना ऊपर ये उठ रहा है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। बताऊंगा यूसेज क्या होता है, परेशान नहीं होने का। जितना ये ऊपर उठ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। और एक कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या थ्रो के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। वेवलेंथ सिंपल चीज है, आप इसकी जो यूनिट होती है वो भी मीटर ही होती है। तो देखो, अलग अलग टॉपिक देखकर उसमें कंफ्यूज नहीं होने का। जब हम लोग अभी जैसे मैंने बताया कि ऐसे 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 ये हो गया, एंड देन ये हो गया, एंड देन ये हो गया। ये मान लो और अच्छे से बना, ये हमारा एक कंप्रेशन हुआ और ये हमारा पहला कंप्रेशन। सो इन दोनों कंप्रेशन के बीच का जो डिस्टेंस है, इसी को हम बोलेंगे लेमडा। हाँ, लेमडा कैसे बनता है, ऐसे। और इसको ही बोला जाता है वेवलेंथ, मतलब डिस्टेंस। भैया एक कंप्रेशन जो है, एक जो कंप्रेशन वी आर गेटिंग एज द कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द वेवलेंथ। तो क्या लिखा हुआ, सिंपल पढ़िए, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। यूनिट क्या होती है, वही जो डिस्टेंस की यूनिट होती है। तो आपको सिंपल सा इसको कंसिडर करना है एज अ डिस्टेंस, क्योंकि अभी इसमें से एक फॉर्मूला बनेगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूजन, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। ओके, समझ में हूं। अब दूसरी चीज आ गई, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ ऑस्किलेशन मतलब कितनी तेज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसी को हम बोलेंगे नंबर ऑफ ऑस्किलेशन। जैसे एग्जांपल उस वाले में आते हैं, जो भी मैंने दिखाया था, कहां गया ये वाले में। इसमें देखिए, इसमें यहां पर, यहां देखिए, यहां ऑस्किलेशंस कितने सारे हैं, एक के बाद एक धड़ 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 धड़। यहां देखिए कितने कम ऑस्किलेशंस है, एक है, फिर ये दो है, ये फिर तीन है, ऐसे ये एक है, दो है, तीन है, चार है। लेकिन यहाँ पे जो ऑस्किलेशन मतलब मूवमेंट, टू एंड फ्रो मूवमेंट, वो बहुत ही ज्यादा है। अब जितने होते हैं, इसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि कितने ऊपर और नीचे मोशन हो रहा है, दिस इज सिंपली नोन एज फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम। ठीक है, और इसको अब सिंपल से अभी मैं इसको बताऊंगा, इसको हम 1/t भी कहते हैं। तो इसमें भी मुश्किल परेशान ना होना, फ्रीक्वेंसी को सिंपली लर्न कर लो, 1/t। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। एक कंप्लीट ऑस्किलेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, दैट इज नोन एज आर व्हाट, टाइम पीरियड। सो मैंने बोला ये और ये हमारा कंप्लीट साइकिल हुआ। क्या हुआ, ये कंप्लीट, यहां तक ये हो गया कंप्लीट साइकिल। और ये जो साइकिल हुआ, इसी जब ये जितने में कवर हुआ, जिस समय में कवर हुआ, उसी चीज को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर भाई जी? आई थिंक इट माइट नॉट बी हैविंग एनी डाउट फॉर नाउ। ठीक है, इसको थोड़ा सा इरेज करता है, गंदा ना लगे। ठीक, then we have amplitude. Amplitude simply is maximum displacement from mean position. mean position क्या होता है, ये। ठीक है, मीन पोजीशन से कितना ऊपर उठ रहा है, मान लो मैंने ऐसे एक लाइन बनाई, ये मेरी मीन पोजीशन, इससे इतना ऊपर उठ रहा है और इतना नीचे जा रहा है। तो ये जो हुआ, ये हमारा हुआ एम्पलीट्यूड। ये क्या हुआ भाई, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड सिंपल मीन्स होता है कि भैया कितना भारीपन है, कितना डेंसिटी है, कितना प्रेशर है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, सिंपल सा, कितना भार है, कितना डेंसिटी, कितना प्रेशर। ना अब इंपॉर्टेंट चीज, पहले आप लोग ये याद, मैं आपको ऐसे याद कराऊंगा, आपको याद हो जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी, लिख दो पूरा, कुछ बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वेलोसिटी
इनटू टाइम। ओके, सो अभी मैंने बोला जो डिस्टेंस हमारा होता है साउंड के लिए वो होता है वेवलेंथ, वेवलेंथ, ठीक है। एंड वेलोसिटी तो v ही होगा, टाइम तो t ही होगा, ठीक है। सो इस अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा, जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है, v इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, ठीक है। न्यू ओवर हेयर इज फ्रीक्वेंसी, व्हाट इट इज, फ्रीक्वेंसी, दिस इज आर वेवलेंथ, इसको हम कहते हैं लैम्डा, क्लियर। एंड दिस इज आर वेलोसिटी। देखो फॉर्मूला कैसे हो, अब जैसे मैं उस ऊपर वाले फॉर्मूले से बनाऊं, मेन फॉर्मूले से, तो मैं कह सकता हूं v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने अभी आपको बोला कि 1 अपॉन टाइम हमारा क्या होता है, देखो यहां मैंने ऊपर बोला 1 अपॉन जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज 1 अपॉन टाइम, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन, तो इसको लिख सकता हूँ d इंटू 1 अपॉन टी, इसको लिख सकता हूँ d इंटू फ्रीक्वेंसी न्यू, और d मैंने आपको बताया लैम्डा होता है तो न्यू, सो v इज इक्वल्स टू लैम्डा न्यू, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला डिराइव होता है। मुझे तो क्या है, मैं तो यही याद रखता हूँ v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम, दैट इज द ओनली थिंग, ठीक है। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत वगैरह, ये सब नॉर्मल डेफिनेशन रखवा रखती है। अब कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तो मैंने थोड़ा बता दिया, इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। ओके, सो थोड़ा सा फिर से डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा और अच्छे से आप देख पाओगे। देखो कितना सुंदर है। सो कंप्रेशन क्राउडेड रीजन ओवरलैप, ये रेयर फ्रैक्शन दूर वाला। लॉन्गिट्यूडनल स्लिंकी आप देख सकते हो, ये ऐसे दिखता है, वेवलेंथ इधर मूव करता है, सिंपल सी चीज है। हाउ पार्टिकल्स मूव, एक दूसरे को आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे वाइब्रेट करवाते हैं, ठीक है। कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन साथ में साइड डेंसिटी दूर दूर, लो प्रेशर लो डेंसिटी, हाई प्रेशर हाई डेंसिटी, ठीक है। एग्जाम्पल साउंड वेव्स इन एयर, कंप्रेशन हो रहा है, स्लिंग की स्प्रिंग स्प्रिंग आती है वो, इसमें डीप में ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। ये सब हो गया, देन ये रिफ्लेक्शन पढ़ाऊंगा, ये पढ़ा दिया। ओके, साउंड प्रॉपर्टीज, ओके साउंड प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, और उसके बाद एप्लीकेशंस पढ़ाने हैं, ठीक है। साउंड प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं भाई। साउंड प्रॉपर्टीज कहाँ गई, ये here are the sound properties, ठीक है। तो अब हम डिटरमाइन करेंगे जो पिच, आप लोगों ने सुना होगा पिच क्या होता है, किसी सिंगर का पिच बहुत अच्छा होता है, लाउडनेस बहुत अच्छी होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, कैसे होती है। सो सबसे पहले ये चीज आपको याद रखनी, पिच हमारा फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन होता है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी हायर पिच होगी, इसका मतलब जब ये जितना ऊपर जितना तेज मूव करेगा दैट विल डिटरमाइन द पिच ऑफ आवर स्पीकिंग। जब लंबा खींच रहा हूं, सो वो हमारा पिच डिटरमाइन होगा। लाउडनेस क्या होता है, मतलब कौन कितना तेज बोल पा रहा है, आवाज कितनी भारी आ रही है, ऐसे करके वो हमारा एम्पलीट्यूड पे डिफाइन होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, क्लियर। क्वालिटी और टिम्बर, डिस्टिंग्विश साउंड ऑफ सेम पिच एंड लाउडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बनेगा नहीं, रुको साफ से बनाओ ये। सो क्वालिटी मीन्स जब आप सेम पिच और लाउडनेस से कोई चीज बोलते हो, सो वही जाके एक अच्छे वे में सुनाई देती है, देन उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, और इसी को हम बोलते हैं सिंगिंग माय फ्रेंड। ओके, इसी को हम बोलते हैं गाना गाना। जितना अच्छा गाना गाया जाएगा उतने अच्छे से उसका पिच और लाउडनेस कंट्रोल में आएगी, तब उसकी क्वालिटी हमेशा अच्छी होगी, ठीक है। और इंटेंसिटी क्या होता है, साउंड एनर्जी पास पर सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, ठीक है। आप बूफर ले आए हो, ठीक है, आप स्पीकर या बूफर कुछ ले आए हो, और उसमें से जो साउंड एनर्जी उसके पूरे एरिया में से पर सेकेंड, हर एक सेकेंड पास हो रही है पर सेकेंड, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी, ठीक है। सो पिच का डिटरमाइंड है, फ्रीक्वेंसी हाई, फ्रीक्वेंसी लाउडनेस होता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। क्वालिटी मतलब उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी, सेम पिच होगा सेम लाउडनेस होगी, जो सिंगर लोग सीखते हैं तब क्वालिटी अच्छी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है कि कितने अच्छे से पास हो पा रहा है फ्रॉम पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, ओके।
स्पीड क्या होती है साउंड की? सबसे ज्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और स्पीड इंक्रीज करता है टेम्परेचर इंक्रीज के साथ। ये बात भी याद रखना। जब जब एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी तब हमें कोई भी चीज आराम से सुनाई देगी एज कंपेरिजन टू द ठंडी जगह। इंपॉर्टेंट वैल्यू देख लो। एयर में स्पीड ऑफ साउंड होती है 346 मीटर पर सेकेंड। स्टील में देख रहे हो लगभग लगभग 50 टाइम्स हो जाती है। वाटर में थोड़ा थोड़ा से बढ़ती है। सो दिस इज द ओनली थिंग विच वी हैव टू लर्न नाउ। ये मैंने आपको पढ़ा दिया, प्रोडक्शन पढ़ा दी। यस, नाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब भी साउंड एक जगह गिरती है तो वो हमेशा रिफ्लेक्ट करती है। रिफ्लेक्ट मतलब जैसे लाइट हमारा एक जगह गिरती है, जिसने पढ़ रखा होगा कि लाइट जब भी गिरती है रिफ्लेक्ट आती है, जब भी गिरती है रिफ्लेक्ट आती है। अगर आप किसी रिफ्लेक्टिंग मिरर पे लाइट फेंकोगे तो थोड़ी बहुत लाइट आप पे भी आएगी। सो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड सिंपल मीन्स कि अगर आप कोई सरफेस पे साउंड को फेंक रहे हो सो वो एक सर्टेन डिस्टेंस तक रिवर्ट भी करेगा। वो सर्टेन डिस्टेंस तक रिवर्ट करेगा, इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, चलिए मान लो जाओ जोर से किसी दीवार के पास बोलो, जोर से खाली कमरा, तो वो आवाज गूंज के आपके पास भी आएगी। तो दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और इसके बेसिस पर हमारा एको, रिवर्बरेशन, ये 2-3 टॉपिक आते हैं वो हम जानेंगे। सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो अगर मान लो, पहले तो मैं थोड़ा ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ऐसे सरफेस है, ठीक है, टाइम, लेकिन ऐसे सरफेस का कोई नीचे देखे तो नहीं बोलता। मान लो सरफेस है ये भी नहीं, मान लो सीधा ही मान लेते हैं, ठीक। अब आपने कुछ बोला, एक साउंड आपकी वेव आई, यहां से आपने स्ट्रिंग को कुछ भी किया, साउंड वेव ऐसे है ऐसे 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 टकराई यहाँ पर, ठीक, और फिर उसी टकराने के साथ वापस चली गई। सो ये जो एंगल बने, ये जो हमारे एंगल बने, ये एंगल और ये एंगल, यही हमारा सबसे पहला लॉ होता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, कि भाई जितने एंगल से तुम लड़ोगे, जितने एंगल से तुम लड़ोगे उतने ही एंगल से तुम वापस जाओगे। इसका मतलब क्या, वो ध्यान से समझो। मान लो यहाँ पे लड़का खड़ा होकर बोला, इसने मान लो कुछ भी खड़ा टेढ़ा तिरछा ऐसे, जितने तिरछे यहाँ खड़ा तो यहाँ पे भी उसी को सुनाई देगा जो इतने तिरछे पे खड़ा होगा। उसके अगल बगल को वॉइस कम ही आएगी या फिर आएगी ही नहीं। तो एग्जैक्ट अगर आपको सेम डिग्री पे किसी चीज को खड़ा कर दोगे देन यू विल गेट द एक्चुअल वॉइस ऑफ दैट, लाइक जितने भी पर्सन जितने थीटा एंगल पे बोला, जैसे बोला, ठीक है। एंड अब क्या है कि ये सरफेस है और ये जो लाइन है, ये वाली जिस जो डैश बनी, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन। ये रिफ्लेक्टेड और ये हमारी होगा इंसिडेंट रे। तो जब साउंड ऐसे से गिर रही है, साउंड इस पे से गिर रही है और फिर ऐसे ऐसे जब पढ़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड सारे के सारे एक ही सरफेस पे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि ये अलग पे लाई कर रहा है, ये अलग पे लाई करेगा, ये अलग पे लाई करेगा, ठीक है। दीज आर टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। डिटेल में जाना, ये समझना है कि जब भी हम किसी चीज को बोलेंगे, दीवार किसी भी चीज पे, तो वो रिफ्लेक्ट बैक करती है। और उसको जब हम लोग लाइक फिजिक्स की फॉर्म में स्टडी करेंगे तब हम समझ आएंगे कि जितने हम लोग जितने एंगल से उसको हम वापस कर रहे हैं या फिर भेज रहे हैं, उतने ही एंगल से वो रिवर्ट भी आएगी। और नॉर्मल वे क्या होती है, देखो हमेशा एक चीज बता दूं, फिजिक्स से कुछ भी पढ़ते तो उसमें हमें हमेशा चाहिए होता है रेफरेंस। क्या चाहिए होता है? रेफरेंस चाहिए होता है। तो नॉर्मल रे ऐसी रे होती है जो हमें रेफरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब इसके इधर एक एंगल और इसके उधर एक एंगल। तो हमेशा अगर हम नॉर्मल लिखा देख लो, इसका मतलब दिस इज बीइंग डन फॉर टेकिंग द रेफरेंस, ताकि उसी को कंसिडर करके अगल बगल की चीजें वी कैन कैलकुलेट। क्लियर? चलिए एको में आते हैं। एको क्या होता है? रिफ्लेक्टेड साउंड हर्ड डिस्टिंक्टली आफ्टर ओरिजिनल साउंड। ये चीज याद रखना। जब आ गया एको का भी सुना होगा रूम के अंदर, अभी मेरे रूम के अंदर भी एको, इसलिए आपको मेरी आवाज थोड़ी सी पतली सुनाई दे रही होगी। ऑल्दो मेरी आवाज ऐसी है नहीं, थोड़ी सी भारी है, लेकिन आपको सुनाई दे रही होगी तो एको होकर सुनाई दे रही होगी, बिकॉज वो इस दीवारों से लड़के मेरे इस माइक्रोफोन में रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। तो एको ये होता है, आपने फेंका और वो किसी दूसरे तरीके से आपके पास आ रही है, उसी को हम बोलते हैं एकोइंग। क्लियर? डिस्टिंक्ट एको के लिए जो मिनिमम टाइम गैप होता है दैट इज 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में हो जाता है। मिनिमम डिस्टेंस फॉर एको एट 344 मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड एट अ नॉर्मल एयर, इट्स 17.2 मीटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक पर्टिकुलर जो एको का डिस्टेंस है 17.2 मीटर होना चाहिए और 0.1 सेकंड भी होना चाहिए, ठीक है। जब मिनिमम टाइम गैप, इतने टाइम गैप में ही वो एको वापस आ जाएगा। तो पहाड़ में अगर आपने कभी देखा जो चीजें एको करती, और जो पहाड़ वाला एको नहीं होता वो दूसरी चीज होती है, लेकिन फिर भी आप उसको एज एको मान सकते हो, क्योंकि वहां पे भी साउंड वेव जाती है और वापस आती है।
क्लियर, लेकिन हम उसको पढ़ेंगे थोड़ा सा रिवर्बरेशन के अंदर। ओके, अब डिस्टेंस क्या होता है, v इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 2 फॉर द echoing। अगर आपका v जो है अपना जो वेलोसिटी जिससे साउंड मूव कर रही है, सो टाइम का हाफ कर दो तो हमारा वो डिस्टेंस निकल आएगा जिस डिस्टेंस से एको जो आवाज गूंज के वापस आ रही है वो आए। ठीक है, अब रिवर्बरेशन क्या होता है, परसिस्टेंस ऑफ साउंड हर्ड डिस्टिंक्टली आफ्टर ओरिजिनल साउंड। So, persistence of sound being heard distinctly from the original sound. Once a sound has been like gone from some place or it is being done, like किसी ने अगर आवाज निकाल दी, so कुछ समय बाद कभी कभार अलग तरीके से सुनाई देती है। मतलब उसका जो परसिस्टेंस हो रहा है, उसका साउंड वेव निकल रहा है, उसकी जो ओरिजिनल साउंड होगी उससे थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करेगी। ठीक है, so simply speaking, if I need to simply speaking, so it is now what happens when sound keeps bouncing around the original sound has stopped। ठीक है, तो रिवर्बरेशन सिंपल होता है कि परसिस्टेंस ऑफ साउंड, मतलब जो आपको सुनाई दे रही है वो तब आ रही है जब आपकी ओरिजिनल साउंड जो है वो बंद हो चुकी है। मतलब मल्टीपल बाउंसिंग धार धूर साउंड का और वो आपको सुनाई दे रहा है। ठीक है, नाउ एप्लीकेशन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये जान लो रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। मेगाफोन्स, हॉर्न्स, ट्रम्पेट्स, इसमें बहुत सारे डायरेक्शन इधर साउंड मूव करता है, इसीलिए वो गूंज के सुनाई देती है। मेगाफोन में हर तरफ लड़ता है तब जाके आवाज आती है। स्टेटस को मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है इसमें भी। ठीक है, ये कैप लगता है जो हमारे हर्ट पे लगता है, वो हर एक मल्टीपल रिफ्लेक्शन। अब मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या मतलब देखो, साउंड मान लो इस सोर्स से निकल रही है, ठीक है, और ये जो सोर्स है इस साउंड को ले रहा है, तो साउंड जाएगी इसमें इधर हर तरफ लड़ेगी और फिर एक बीच में एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाएगी। तो इस एक्यूमुलेशन के हेल्प से हमें पर्टिकुलर डिफाइन हो सकता है, ओके मैं इस साउंड को अच्छे से सुन पा रहा हूं या पा रही हूं। सेम है अपना जो सीलिंग होता है हॉल में, यहाँ पे भी आवाज क्या होती है, गूंजती है। बिकॉज यहाँ क्या होता है, मान लो यहाँ पे क्लैप हो रही, बहुत सारी क्लैपिंग हो रही है, सो जो साउंड होगी वो हर एक डायरेक्शन में जाके बाउंस करेगी, और तब तक बाउंस करेगी जब तक उसकी सॉर्ट ऑफ एनर्जी खत्म ना हो जाए, फिर कहीं ना कहीं वो एब्जॉर्ब ना हो जाए। इसीलिए कभी कभार क्या होते हैं जो ओपन होते हैं, जैसे अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल है, तो अगर आप गए हैं सिनेमा थिएटर्स में, ठीक है, मूवी देखने, और आप अगर वहां पे ऑब्जर्व करोगे, सो वहां पूरे थिएटर में ना, जैसे मान लो ये आपकी स्क्रीन है सामने और आप यहाँ बैठ के देख रहे हो, पूरे थिएटर में हर एक तरफ पर्दे लगे होते हैं। वहां की वॉल जो होती है वो कभी भी हमारे घर की वॉल जैसी नहीं होती। वाई? बिकॉज वो घर की वॉल जैसी होगी तो पूरी आवाज उस थिएटर में गूंजने लगेगी, जो लोग हंस रहे हैं, जो इसमें से आवाज आ रही है, सब गूंजने लगेगी, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल हेयरिंग एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और हेयरिंग एक्सपीरियंस खराब हो, सो व्हाई यू आर गोइंग टू द मूवी, लाइक टू द पीवीआर और टू द सिनेमा थिएटर टू वॉच द मूवी। इसीलिए वहां के जो क्योंकि बहुत बड़ा सिस्टम होता है ना, बहुत ही बड़ा पूरा स्ट्रक्चर होता है, सो वहां का साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए ही उसमें वहां पे पर्दे और जो वैसा फोमिंग मटेरियल होता है वो लगाया जाता है, ताकि सारी साउंड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके। ठीक है, सो दिस वाज रिवर्बरेशन। और क्या बचा है, लास्ट थिंग या सो दो चीज और बच्चे फटाक से पढ़ लेते हैं। रेंज ऑफ हियरिंग, सिंपल सी चीज बता दूं, हमारी जो रेंज ऑफ हियरिंग होती है कि हम लोग कौन सी आवाज सुन सकते हैं, दैट गोज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जी हाँ, अगर आवाज 20,000 हर्ट्ज से काफी ऊपर हो गए, मान लो 30,000 हर्ट्ज हो गए, आप तो कहोगे सर कान फट जाएगा। कान फटने की बात ही नहीं भाई, आपको आवाज सुना ही नहीं देगी। सो दिस इज द ह्यूमन ऑडिबल रेंज कि हमें 20, अच्छा हर्ट्ज क्या होता है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या साउंड की आप बोल सकते हैं यूनिट होती है, यूनिट ऑफ साउंड। ओके, सो सिंपल थिंग इज दैट the unit of sound, the unit of frequency जिसको कंसिडर करते हैं, the measure of frequency होता है वो हमारा हर्ट्ज के लिए होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इसको साउंड के लिए यूज कर लेते हैं। सो दिस इज नॉट फॉर द साउंड, सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज फॉर द फ्रीक्वेंसी। ये साउंड एनर्जी होती है, साउंड को हम लोग जूल में मेजर कर सकते हैं।
सो फ्रीक्वेंसी होती तो आप इतने से इतने फ्रीक्वेंसी के बीच की आवाज हम अच्छे सुन सकते हैं, दैट इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, और इसको हम 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। इससे ज्यादा आवाज हम सुन ही नहीं सकते। चिल्ड्रन एंड सम एनिमल्स अप टू 25 हर्ट्ज भी सुन सकते हैं। सेंसिटिविटी टू हायर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज विद एज। ये बात है कि हमारे कान क्या होते हैं, हमारे जो ईयर होते हैं उनकी जो टेंडेंसी, उनकी जो पावर होती है सुनने की, जो उनकी पावर होती है सुनने की, उस समय के साथ घटती रहती है। सो एज कंपेरिजन टू लाइक अ टीनेजर, जो एक ओल्ड एज पर्सन होगा या आदमी होगा, उसको आवाज कम सुनाई देगी। तभी कुछ लोग लगे बूढ़े लोग होते हैं, उनको थोड़ा ऊंचा बोलना होगा तब वो सुनते हैं। ठीक है, चलिए बियॉन्ड ऑडिबल रेंज। अब देखो, जब अगर कोई 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है तो वो होता है इंफ्रासाउंड। ओके, जो अर्थक्वेक, राइनोस, वेल्स और एलिफेंट प्रोड्यूस करते हैं। तो इनकी जो आवाज होती है वो कभी भी हमें सुनाई नहीं देती है। ठीक है, और अगर कभी सुनाई देगी नहीं तो भाई हम कैसे बताएं, अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक हमें सुनाई नहीं देता। अर्थक्वेक की वजह से जो जमीन फटती है, बिल्डिंग गिरती है, उनकी आवाज हमें सुनाई देती है। ठीक है, एंड बियॉन्ड ऑडिबल रेंज, इंफ्रासाउंड यहाँ पे फिर से अगर अलग आ गया है। ओके, सो यहीं पे सिंपल सी चीज होती है, जब एक सर्टेन पॉइंट से ऊपर हमारी फ्रीक्वेंसी चली जाती है तो उसकी भी आवाज हमको सुनाई नहीं देगी। ओके, समझ गए। तो जो प्रोड्यूस होती है हमारे किसमें, बैट्स में, डॉल्फिन्स में और अलग अलग जानवरों, प्रोपोइसिस में क्रिएट होती है। सो ये लोग सिंपल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज करते हैं। क्लियर? ठीक है। सो दिस इज नोन एज आर अल्ट्रासाउंड आवाजें। ये इंफ्रासाउंड हटाओ, दिस इज नोन एज अल्ट्रासाउंड वॉइस। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्लो हो गया क्योंकि काफी देर से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। ठीक है, 2-3 लेक्चर आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर, इसलिए थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए आवाज नहीं निकल रही। तो इसी को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, और यही यूज होता है हमारे बैट्स के द्वारा और डॉल्फिन्स के द्वारा टू कम्युनिकेट। ये सेम टेक्नोलॉजी समहाउ यूज होती है अपने सबमरीन के अंदर। तो होता क्या क्या मैं आपसे बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो बैट्स होते हैं उनको रात में दिखाई नहीं देता, तो वो एक सॉर्ट ऑफ वेव छोड़ते हैं। मान लो यहाँ पे एक पेड़ खड़ा है, ठीक है, यहाँ कोई इंसान भी खड़ा है मान लो, तो वो साउंड ऑफ एनर्जी छोड़ेंगे और वो साउंड ऑफ एनर्जी वापस जाएगी, इनसे टकरा के वापस आएगी, और वो इस एनर्जी को इंटरप्रेट कर लेते हैं। और जब वो इस एनर्जी को इंटरप्रेट कर लेते हैं, साउंड एनर्जी को, जो वापस आ उसको, तब वो समझता है अच्छा मेरे सामने इस तरीके का स्ट्रक्चर खड़ा है। सो दिस इज हाउ दे एक्चुअली कम्युनिकेट विद द सराउंडिंग अराउंड देम। और हम इनकी ये भी आवाज नहीं सुन सकते, सिंपल सा एग्जांपल। ओके, सबमरीन में भी सम सॉर्ट ऑफ सेम चीजें यूज होती हैं। चलिए अब एप्लीकेशन जान लीजिए। एप्लीकेशन क्या होता है हमारा, नॉर्मल सा क्लीनिंग के लिए, फ्लॉ डिटेक्शन के लिए। सर फ्लॉ डिटेक्शन के लिए किसी में कोई क्रैक आ गया कैसे पता चलेगा? देखो इजी चीज क्या होता है, मान लो एग्जांपल, बड़ी सी मशीन है, ठीक है, इस मशीन में मान लो यहाँ पे क्रैक है छोटा सा। सो क्या होगा, इसमें एक साउंड वेव्स भेजी जाएगी, बहुत सारी साउंड वेव्स। सो ये जितने भी रीजन होंगे अदर देन दिस क्रैक, तो ये मान लो पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, पास, या फिर इससे रिवर्स जाएगी आवाज, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। लेकिन बिकॉज यहाँ पर क्रैक होगा तो साउंड शायद इसी में जाके एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर इसी के अंदर चली जाएगी, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी या इसी के अंदर से वो रिवर्स नहीं आएगी। तो अगर वो रिवर्स नहीं आ रही तब हम कह सकते हैं क्या, कि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, दैट्स व्हाई साउंड बिहेव एबनॉर्मली, साउंड बिहेव्ड एबनॉर्मली। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि ये चीज हो रही है। ठीक है, दिस इज हाउ द कंप्लीट स्टफ इज बीइंग डन, कि भैया अगर वो जा रही है तो फ्लॉड अगर पता करना हो तो इसी तरीके से पता चल सकता है। क्लीनिंग और डस्टिंग में भी ऐसे ही होता है। रिमूव डस्ट ग्रीस फ्रॉम हार्ड टू रीच प्लेसेस यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। तो कभी कभी बहुत ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे कभी कभी कोई चीज टूटी होती है, फिर इसमें आपके डस्ट वगैरह भर गई होती है, इसमें जोर जोर से हथौड़ा मारते हैं। जब हथौड़ा मारते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होती है और खुद ब खुद वो गंदगी बाहर आ जाती है। और फ्लॉ डिटेक्शन बता दिया, डिटेक्ट क्रैक्स इन मेटल ब्लॉक्स। मेडिकल अप्लायंसेस क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी, आपको पता है जो इमेज ऑफ हार्ट आती है ना, यूं 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 यूं, वो भी साउंड की हेल्प से ही निकाला जाता है। अल्ट्रासोनोग्राफी, इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स जैसे लिवर, किडनी, ये भी साउंड के ही वेव्स भेजी जाती हैं। वो वेव्स रिवर्ट आती हैं और अपने साथ जब वो रिवर्ट आती हैं तो एक सॉर्ट ऑफ इमेज क्रिएट कर देती है। देखा ना, औरतों के पेट पे ऐसे अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है, तो अल्ट्रासाउंड क्या होता है, अल्ट्रासाउंड एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ वेव्स भेज जाती है उनके पेट के अंदर,
पेट, अब वो उस इमेज को उस जगह की फोटो क्लिक करके वापस ले आती है। किडनी स्टोन ट्रीटमेंट, ये तो मेरा भी हुआ था। ब्रेक्स स्टोन इनटू फाइन ग्रेन्स, तो होता क्या है ना, मान लो ऐसे बंदा है और उसकी किडनी यहाँ पर है, अरे किडनी इतनी दूर कैसे हो गई, मान लो ऐसे बंदा, उसकी किडनी ऐसे है और इसमें स्टोन हो गया, तो क्या करेंगे, ऐसे साउंड वेव्स फेंकेंगे इस जगह पे कि जो स्टोन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, एकदम छोटे 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 पार्टिकल। एक बार छोटे छोटे पार्टिकल ब्रेक हो गया तो इसको दवाई से वो लोग यूरिन के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। हेयरिंग एड एम्पलीफाई साउंड फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट, भैया ये तो होता ही, सुनने की शक्ति और अलग चीजें होती, वो भी एज अ मेडिकल अप्लायंस में यूज आती है। सो ये क्विक प्रॉब्लम सॉल्विंग है। साउंड सेंसेशन परसिस्ट फॉर 0.1 सेकंड, जो मैंने आपको रिवर्बरेशन बताया। अगर आपको एको प्रॉब्लम्स है तो v इंटू या फिर v इंटू टी बाई 2 करना है, 0.1 सेकंड का गैप होना चाहिए, डिस्टेंस ही होता है, v इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा होता है, और फॉर डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो नॉर्मल चीजें हैं। ठीक है, सो मैं देख लेता हूँ और कुछ पता बनाया नहीं, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आपको बता दी, और कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, तो मस्त चिल मारो। एंड दिस वाज अबाउट द कंप्लीट साउंड चैप्टर, हाउ डज द साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ डज द वाइब्रेशन हेल्प्स, एंड कैसे हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर एक वाइब्रेशन बढ़ रही है तो उसकी पिच फ्रीक्वेंसी पे क्या क्या डिफरेंस आएगा। सो या बस इसी को पढ़ के चले जाओ, न्यूमेरिकल्स कुछ समय में आने वाले हैं, उसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम इस चैप्टर से प्रैक्टिस कर लेंगे।